हेलो एवन, गुड मॉर्निंग एवन। दिस इज सोहम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेस। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो हाइट एंड डिस्टेंस। मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है ऑलरेडी। ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन को बोलते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके देखते हैं कि कैसे हम लोग हाइट या फिर डिस्टेंस को निकालते हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा थंबनेल में कि इस टावर के हाइट को हम लोग कैसे निकालेंगे, या फिर इस टावर के एलिवेशन यानी कि किस एंगल से हम इस टावर को देख पाएंगे, कितने आँख को अपने उठा करके, इसको बोलते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जो कि यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री से बनता है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तब तो आपसे ये चैप्टर नहीं बनने जा रहा है। अगर आपने उसको देखा है तो ये चैप्टर का सबसे बेस्ट चैप्टर जो होगा 10th का वही होगा, बिकॉज इससे 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर आपके हाथ में होंगे। समझ रहे हैं? ठीक। 3 से 4 नंबर जो आते हैं, एक 3 नंबर का 1 नंबर का आ सकता है, या फिर एक 4 नंबर का आ सकता है। जो भी है ये 4 नंबर आपके हाथ में है, बिकॉज ये 4 नंबर इतना ईजी है कि हम कह नहीं सकते। उसी तरह जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर लेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को हम लोग 5 या 6 लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, बिकॉज कोऑर्डिनेट का भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन छूट जाए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री हार्ड आता है थोड़ा। प्रैक्टिस करिएगा तो नहीं छूटेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनने का चांस बहुत कम होता है और बहुत ज़्यादा भी होता है। अगर आप पढ़े हैं तो एक बार में बन जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो आप सॉल्व करते रह जाइएगा, बहुत टाइम लगेगा जब आइडेंटिटी का क्वेश्चन दे देगा। तो समझ रहे हैं? तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा चैप्टर क्यों ना किया जाए जिसमें कि पूरा कमांड कर लिया जाए, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल, ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन। ये सब को क्या करिए, सिक्योर कर लीजिए कि इसमें से तो पक्का पक्का बना दूंगा मैं। बच जाता है जब जैसे कि आपका सीक्वेंस सीरीज बच जाता है, रियल नंबर बच जाता है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं उधर ट्रायंगल बच जाता है, उधर सर्कल बच जाता है, एरिया अंडर सर्कल बच जाता है, एरिया रिलेटेड सर्कल बच जाता है। ये सब जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री बच जाता है। ये सब चैप्टर है जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपका प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आप इसमें ही 4 डालोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाइट एंड डिस्टेंस। ये लेक्चर में भी 1 घंटे का होगा। 2 घंटे के लेक्चर में इसको खत्म करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को, देन विल प्रोसीड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एज द नेम सजेस्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसका एप्लीकेशन का यूज आता है, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े आखिर उसका यूज क्या है, ये साइन थीटा अल्फा बीटा गामा, इसका यूज क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है मेनली वो है पढ़ना है लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफरेंस के बारे में। इस तीन को जो कंटेस्ट कर लिया, इसे एक क्वेश्चन, इसे एक क्वेश्चन, इसे एक क्वेश्चन, 3 कॉन्सेप्ट जो कवर कर चुका होगा, उस 3 कॉन्सेप्ट में से एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आना तय है। या तो ज़्यादा चांस होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन से पूछे, बिकॉज एंगल ऑफ डिप्रेशन थोड़ा मुश्किल होता है बनाने में, फिगर समझने में दिक्कत होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेजरिंग हाइट and distance is an important application of trigonometry. In this chapter, we will study the use of trigonometry in the measuring of height and distance of tower, building and other object. हम लोग मेनली चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कि किसी बिल्डिंग का हाइट या बिल्डिंग की दूरी यहाँ से आपके आपके नज़दीक से कितनी होगी, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी शैल ओवरव्यू सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज trigonometric ratios are and is table which are widely used in solving problem of application of trigonometry. देखिए, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो है, ये हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल काफ़ी ज़्यादा यूज है। अगर आपको दोनों पे कमांड है, आपको आइडेंटिटी नहीं आता है, फिर भी आपको यहाँ पे काम चलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रखे हैं, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कॉस थीटा एच बाई पी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये हमारा क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था टोटल। क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था टोटल, जिसको हमने पढ़ा था, जिसमें कि आपको बताए थे कि जो भी थीटा होता है उसके सामने वाला को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री होता है सामने बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, और जो उस पर दोनों रहता है, दोनों एंगल्स को बोलते हैं हम लोग बेस बोलते हैं। इसको अपोजिट साइड भी बोलते हैं, इसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, एंड इसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं। उसको पढ़ा दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए पहले, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, वैसे तो बहुत सारे एंगल होते हैं, बहुत सारे कोसाइन साइन कॉट सब हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना होता है वह है आपका साइन कॉस और टैन। इस तीनों का खेल है इस चैप्टर में, इसके अलावा कोई आपको ज़्यादातर यूज नहीं होता है। चलिए देखते हैं। आपको पता है साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। देखिए, ट्रिक में मैंने एक बात बताना भूल गया था, मैं अभी बता देता हूँ। इस रेशियो को याद करने का और तरीका क्या है कि आप सब किसी भी एंगल को ना, सबको, जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछे
आपको याद रखना है, 0 पहला होता है, 30 दूसरा, 45 तीसरा, 60 चौथा और 90 पाँचवा। तो आप ये लिख लीजिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और इस पर ना रूट चढ़ा दीजिए सब पे। देखिए तो रूट चढ़ा के क्या होता है बताइएगा। 0/4 यानी कि 0 का रूट कितना, 0। नेक्स्ट 1/4 यानी 1 का रूट कितना, 1, और रूट 4 का रूट 4 का स्क्वायर कितना, 2। रूट 2/4 है यानी 1/2 हो जाएगा। तो 1 का 1 हो जाता है, लेकिन रूट 2 का कितना होता है, रूट 2 ही रह जाएगा बचल। समझ रहे ना, रूट 3/4 में रूट 3 तो ऊपर ही बच जाएगा, और 4 का 2 निकल जाएगा बाहर, तो रूट 3/2, और 4 फुट जा 1 तो रूट 1 का 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। अगर आप सीक्वेंस भूल जाएँ तो आप ऐसा कर सकते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और सबको रूट चढ़ा करके देख लीजिएगा। जो अगर आपको साइन मिल जाएगा तो आपको कॉस भी मिल जाएगा, बिकॉज इसका उल्टा कर देना होता है। और tan चाहिए होगा तो साइन बाई कॉस करते जाइए, डिवाइड करते जाइए। 0/1 0, 2 से 2 कटा, 1/√3 बचा, रूट 2 से रूट 2 कटा, 1 से 1 कटा, 1 बचा, 2 से 2 कटा तो रूट 3 बचा, सिर्फ रूट 3 हुआ। और वो जीरो से किसी चीज़ को भाग नहीं दे सकते, इसलिए होता है ये नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है? चलिए एक बार क्विक रिवाइज करवा दिए आपको। चलिए अब बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस मेनली क्या पढ़ना है। इन दिस प्रॉब्लम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस डिफरेंट ऑब्जेक्ट वी नीड टू डिफाइन फ्यू टर्म ऑफ डिस्कस। किसी ऑब्जेक्ट के लिए पहले कुछ कुछ डिफाइन करना होगा, कुछ कुछ वर्ड, जैसे कि होता है आपका लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट क्या है इस बारे में समझिए। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रोन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट व्यूड बाई ऑब्जर्वर। जैसे कि आपका ये आँख है मान लेते हैं, और कई ऑब्जेक्ट है, तो इससे यहाँ जो लाइन खींचते हैं, दिस लाइन उस ऑब्जेक्ट के हाइट के लिए जो पॉइंट से लाइन खींचते हैं आपके आँख की तरफ, आँख से उस पॉइंट का जो दूरी होता है, जो लाइन खींचते हैं, बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट, यानी देखने का लाइन। साइट मतलब क्या होता है, सी साइज, सी का प्लूरल है, मतलब सी का फॉर्म है, वी फॉर्म है, समझ रहे हैं ना, वही। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिए, angle of elevation often viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level, that is the case when raise our head to look at the object। कहने का मतलब क्या है कि जो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि आपका आँख यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, कोई ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो जो लाइन ऑफ साइट है और ये है, इस दोनों हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि लाइन ऑफ साइट जो कि आपका ये रहा, और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। वही दे रखा है, आप समझिए। आपका आँख से क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया, आपका लाइन ऑफ साइट, और इससे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। और हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारा ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका लाइन ऑफ साइट है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। चलिए नेक्स्ट कहता क्या है, देखिए कि लेट पी बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट above the horizontal line OA and O is the eye of observer, then OP is the line of sight। अगर P ऑब्जेक्ट है और क्या है, O हमारा आई का है, तो OA क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है। एंड एंगल AOP इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल AOP जो है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंड बिकॉज द ऑब्जर्वर हैज़ टू एलिवेट हिज लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू सी द ऑब्जेक्ट। देखिए एलिवेट का मतलब क्या होता है, उठाना, यानी कि अपने आँख के, जैसे मान लीजिए कि आपका आँख यहाँ पे है, ठीक, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो आप आराम से बात करिएगा सामने सामने, और ऑब्जेक्ट बढ़ते जाएगा तो आपका आँख का एक एंगल बनते जाएगा ना, इसी एंगल को बोलते हैं हम लोग लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आपका एंगल डाउन हो, यानी आपका आँख झुके छोटा ऑब्जेक्ट देखने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट। पहला कि अ प्लेन लेवल पैरेलल टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन लेवल, एंड लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लेवल कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए जो एक प्लेन होता है जो कि अर्थ सरफेस के पैरेलल है, अर्थ सरफेस के पैरेलल जो एक प्लेन होता है, मान लेते हैं लेट सपोज ये प्लेन है, इस प्लेन को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसके पैरेलल जो लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं। सेकेंड, इफ द ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द परपेंडिकुलर लाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज, एंड इफ द ऑब्जर्वर मूव अवे द परपेंडिकुलर लाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेज। सोचिए कि आपको इतना टॉल बिल्डिंग देखना है और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपके आँख को कितना ऊंचा उठना पड़ेगा, एक लेवल से कितना ऊंचा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। वहीं अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और आप यहाँ हैं, तो आपके लिए तो ये एंगल कितना छोटा हो गया ना, समझ रहे हैं। अगर आप किसी बिल्डिंग के, टॉल बिल्डिंग के नज़दीक होइएगा तो आपका आँख उसे या तो पूरा देख नहीं पाएगा, समझ रहे हैं, और जितना दूर होइएगा आराम से उस बिल्डिंग को देख पाइएगा। ये बोल रहा है
कि ऑब्जर्वर नज़दीक हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता ज़्यादा होता है, और ऑब्जर्वर दूर हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है, ठीक। नेक्स्ट, इफ द हाइट ऑफ टावर इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड फुट ऑफ द टावर इज ऑल्सो डबल, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन सेम। अगर मान लेते हैं कि इतना हाइट और इतना दूरी पर आप यहाँ पे खड़े थे और ये ऑब्जेक्ट यहाँ था और आपका एंगल ये बन रहा था, तो अगर ऑब्जेक्ट दुगुना हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट दुगुना हो जाए और अगर हाइट भी दुगुना हो जाए, तब भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा। ये आप थ्योरम पढ़े होंगे जब हम बताए थे कि थीटा रिमेन सेम फॉर अ ट्रेंगल, थीटा रिमेन सेम फॉर बताए थे कि किसी कोई अगर कन्ग्रुएंट ट्रेंगल है, यानी जो सेम ट्रेंगल है, उसके लिए जो एंगल होता है वो बराबर होता है। जो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ना था जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है कि कैसा बताया होगा, एक मिनट लेट मी ड्रो, आपको समझाने के लिए बताया होगा कि थीटा चेंज नहीं होता है कब। देखिए जो ऐसा बताया था एक फिगर, याद करिएगा, ऐसा एक फिगर था जिसमें हम लोग इसको थीटा बोलते थे और बोलते थे क्या कि अगर लाइन कितना ही बड़ा होता जाए, ये हमारा एंगल जो है वो छोटा से लेकर बड़ा तक के लिए एंगल यही रहेगा। समझ रहे हैं? सोचिए ना, इसके लिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, जो इसके लिए टेन थीटा होगा जो इसके लिए होगा। समझ रहे हैं? यानी कि एंगल तो बदलने नहीं जा रहे हैं ना, वही लिखा हुआ है। पहला हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ क्या बोलता है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एबव द टावर डिक्रीजेज देन द लाइट ऑफ लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। देखिए जब एबव टावर के ऊपर का जब सन का एलिवेशन घटेगा तो जो लेंथ ऑफ शैडो है वो इंक्रीज कर जाएगा एंड वाइस वर्सा। देखिए लेट मी मेक अ टावर फॉर यू, ठीक है, और सन का क्या बोलते हैं एलिवेशन घटेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, शैडो बढ़ेगा ना, पूरा शैडो इतना बड़ा आएगा। लेकिन वही सन का एलिवेशन घटेगा तो शैडो क्या होगा, इतना छोटा हो जाएगा। समझ रहे ना? आपके घर के बारे में सोचिए ना कि अगर आपके घर है सामने, ठीक है, पीछे से लाइट पड़ रहा है सर सन का, तो अगर एलिवेशन उसका दूर होते जाता है तो आपका लाइट क्या होता है, नज़दीक होते जाता है। लेकिन एलिवेशन अगर नज़दीक रहता है तो आपका लाइट क्या होता है, काफ़ी दूर तक शैडो उसका आपके घर का बनता है, ठीक। यही सब कुछ कुछ पॉइंट था। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेट्स टॉक अबाउट। देखिए आपको बताया गया था कि अर्थ सरफेस से पैरेलल जो भी लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि आपका आई यहाँ पे और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट पी पे, ठीक, तो आपका हाइट तो यहाँ पे और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो आपका आँख का जो झुकेगा किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से, जो आपका लाइन ऑफ साइट होगा उसी, देखिए आप हमेशा याद रखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सिर्फ हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनता है। समझ रहे हैं? जिससे कि मैं अपने टाइम में क्या गलती करता था, जब मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन मानना होता था तो मैं इस एंगल को मान लेता था, क्योंकि मेरा इसी कारण से मेरा क्वेश्चन गलती हो गया था। तो आप वो गलती आप नहीं करें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको नहीं माने। हमेशा याद रखें एक ट्रिक के हिसाब से कि हमेशा जो एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा, चाहे ऐसा हो या फिर ऐसा हो, बनेगा तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनेगा। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level। जब horizontal level के below हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब horizontal level के अप हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया? आगे चले। नेक्स्ट देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट पी एज सीन फ्रॉम ओ, पॉइंट पी है, इसको ओ से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। लेकिन वही अगर इस पी को ओ, पी से ओ को देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, वही लिखा हुआ है, ठीक। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट पी एज सीन फ्रॉम ओ इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ओ एज सीन फ्रॉम पी। पहला बात तो ये, दूसरा बात क्या बोल रहा है कि अगर ओ से इसको देखिएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वही पी से जो इसको देखिएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वही बनेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक। नेक्स्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन आर ऑलवेज एक्यूट एंगल। जो एंगल होता है हमेशा एक्यूट होगा, बिकॉज 90 डिग्री से एक्सीड तो कर नहीं सकता है। 90 डिग्री करेगा तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन से भी, हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जेक्ट के बीच में आ गया, तो कभी एक्यूट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है ना। राइट एंगल भी करीब करीब नहीं होता है, लेकिन एक किस्म हो सकता है जो अगर ऑब्जेक्ट और आई कोइंसिडेंस कर जाए। समझ रहे हैं? नहीं, आपका आपके आँख के डायरेक्ट ऊपर आने, आपके सर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हो तो आपका आँख क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर पॉइंट करेगा, उसमें एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं? 90 डिग्री कभी नहीं बन सकता आपको। समझ रहे हैं? नेक्स्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर ऑलवेज एक्यूट हो गया। इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑब्जर्वर इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई लाइन सेगमेंट ऑफ ए पॉइंट। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो जो ऑब्जर्वर होगा उसको एक पॉइंट से डिनोट करेंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको एक लाइन सेगमेंट से डिनोट करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चन एंड आई विल टेक आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट, एंड आफ्टर दैट आपको एन का करीब करीब 6-7 क्वेश्चन
कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कि आपको 16 या 18 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट यू वरी। एंड नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का जो होगा वो इसका होगा, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर प्रोसीड कर जाएंगे। उससे पहले देखिए ये वाला, ठीक है, कि 300√3 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 300√3 मीटर हाई टावर मेक एन एलिवेशन एट अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड विच इज 300 मीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम द फुट, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलता है, आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे समझाता हूँ मैं, आप देखिएगा। बोला जा रहा है क्या कि एक 300√3 मीटर का हाइट का एक टावर है, जो कि किसी पॉइंट से, जो पॉइंट 300 मीटर दूर है, ठीक है, उससे एक यहाँ से क्या हो रहा है, देख रहा है कोई, तो आपको बताना है ये थीटा कितना है, ठीक। तो आप क्या याद कर, इसलिए क्या कर सकते हैं, देखिए tan थीटा पता है आपको, tan थीटा क्या होता है। हमेशा ज़्यादातर आपका यूज़ tan का ही होगा। tan थीटा क्या होता है, P/B, यानी P कितना है आपका 300√3 और B कितना है 300, तो 300 कट गया। tan थीटा का कौन सा वैल्यू √3 देता है, tan थीटा का कौन सा वैल्यू √3 देता है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री ऐसा है जो कि tan का √3 देता है। हमारा जो एंगल थीटा था वो आ गया आपको 60 डिग्री। समझ में आया, समझ में आया। फिर से बताएं, देखिए बोला जा रहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि जो आपका जो हाइट है किसी बिल्डिंग का वो 300√3 है, और जिस पॉइंट से देखा जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को, उसका दूरी है आपको 300 मीटर। तो बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है कि किस एंगल से उस बिल्डिंग को देखा जाएगा। तो वो tan थीटा पता है होता है P, यानी कि 300√3 डिवाइडेड बाई B, यानी कि 300। 300 से 300 कट गया, बचा √3। तो tan थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू है थीटा का जो कि √3 देता है। हमारा थीटा जब 60 डिग्री होता है तो tan 60√3 देता है। इसीलिए देखिए कितना ज़रूरी है आपको रेशियोज और एंगल को याद रखना। समझ आया ना। मेनली इसमें आपको tan का ही काम पड़ेगा, और साइन कॉस का पड़ेगा, तब भी आप उसको tan में डील कर सकते हैं, आपके बताएंगे आगे चल के। समझ में आ रहा है इतना। चलिए नेक्स्ट, सेकंड आपका एक्सरसाइज 9.1 यानी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ये भी रहा। मैं कुछ कुछ एग्जांपल करता जाऊंगा, साथ में क्वेश्चन करता जाऊंगा जो कि सिमिलर होगा उसी तरह से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप ऑफ द ग्राउंड इज लेवल 30 डिग्री। देखिए क्या बोलता है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि चढ़ता है 20 मीटर लंबा, 20 मीटर लंबा लॉन्ग रोप। तो हमारा लंबा सबसे क्या होता है, ये होता है, यानी कि कोई चढ़ेगा किसी चीज़ पे, आपको सीढ़ी लगाना होता है, सीढ़ी सबसे लगता है, सीढ़ी किसे लगता है, इधर लगता है सीढ़ी। तो क्या ये 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक। बोलता है कि टाइटली बांधा हुआ है, और ये जो एंगल दे रखा है वो बोला कि 30 डिग्री के एलिवेशन पर है। तो क्या बोलता है कि विद एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज लेवल 30 डिग्री, which is tightly stretched and tight from the top of the vertical pole of the ground, find the height. You are supposed to ask find what is height, let the height be x। आपको ये हाइट फाइंड करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला में p और h दोनों आता है पता सोच लीजिए पहले। और यहाँ पर क्या लगाना आसान है, tan लगाना आसान है कि cot लगाना है कि sin लगाना है। तो आप सोचिए कि आपको p पूछ रहा है, आपको h दिया है और आपको एंगल दिया है, तो आपको पता है कि sin थीटा क्या होता है, p/h होता है, और sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, और p कितना है नहीं पता, x मान लेते हैं, और हाइट दिया है 20, तो कितना हो गया 2 से 10 टाइम्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 मीटर। यानी कि हमारा जो बिल्डिंग का हाइट होगा वो 10 मीटर का होगा, तभी हम इसका इतना एलिवेशन होगा। आप एक बार गौर समझ लीजिए, फिर से समझाते हैं कि कोई हाइट है, ठीक है, आपको ये हाइट फाइंड करना है। जब कोई आर्टिस्ट 20 मीटर के लंबा रोप पे 30 के एलिवेशन चढ़ता है, तो आपको एच पता है, पी निकालना है। तो पी एच किस फॉर्मूला में आता है, साइन थीटा में। तो लिख देंगे इसको साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, और साइन 30 कितना होता है 1/2, पी आपको नहीं पता, एच पता है 20, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिक्कत है तो क्या हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 20, तो p इज इक्वल टू कितना 10। समझ रहा है, यानी कि ये जो हाइट है वो 10 होगा। समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 लेके देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। कि ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी है, इसको थोड़ा गौर समझिएगा। क्या स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू अ थंडरस्टॉर्म, एक आंधी, एक बिजली गिरने से एक पेड़ टूट गया आधा पर से। द ब्रोकन पार्ट इज बेंट इन सच अ वे दैट द पीक ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एट द एंगल 60 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√3 मीटर फ्रॉम द होल हाइट ऑफ द ट्री। एक ट्री था जो कि थंडरस्टॉर्म के कारण टूट गया, और टूट करके ऐसा लटक गया कि एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ रहे हैं, एट अ डिस्टेंस 2√3 मीटर के डिस्टेंस पर एक 60 डिग्री का एंगल
बना रहा है, समझ रहे हैं। एक पेड़ था, ठीक है, एक ट्री था जो कि टूट गया, टूटने के बाद एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री ग्राउंड से और 2√3 के एंगल पर डिस्टेंस से बना रहा है। तो पूछ रहा है कि पूरे ट्री का हाइट क्या रहा होगा, समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप गौर समझिएगा। इसको मैं थोड़ा लेट मी टेक अ ब्लैक स्क्रीन, इस पर समझाऊँ अच्छा से। ओके ओके, लेट्स डू इट। क्वेश्चन बोलता है, देखिए ये रहा, आप क्वेश्चन को समझिए कि ये आपका 60 डिग्री है। अगर पेड़ कुछ इतना हाइट का रहा होगा जो टूट गया होगा ना, इसके बराबर का हाइट का होगा जो टूट गया, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं। और आपको ये दे रखा है 2√3। आपको पता क्या करना है, ये पता करना है, एक्स पता करना है। अब आप बताइए, बेस दिया है और हाइट पर पी पूछ रहा है, तो पी बी का रिलेशन किस में आता है, 10 में आता है। तो लिख देंगे हम लोग tan 60 इज इक्वल टू पी यानी कि एक्स बाई बी यानी कि 2√3। और tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, नहीं बताइए तो हम नहीं सॉल्व नहीं करेंगे। बताइए कितना होता है tan 60, √3 होता है। √3 इज इक्वल टू एक्स बाई 2√3। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स कितना निकल जाएगा बताइए, तो एक्स निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 मतलब 3, 2 3 जा 6, यानी कि एक्स हमारा आएगा 6 मीटर। तो पूछता है कि टोटल ट्री का हाइट कितना रहा होगा, तो ये तो आधा पर टूटा है, तो आधा पर से टूटा है, तो 6 ये मिला तो 6 ये भी होगा, टोटल हाइट कितना होगा 12। 12 मीटर का क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा 12 मीटर का। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलें, बताइए बताइए। चलिए ना आगे, ओके लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 2, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन, इसको मैं नहीं बनाने जा रहा, इसको आप होमवर्क में बनाइएगा, बिकॉज मैं आपको समझा दिया इस तरह का। इसमें भी वही दिया है कि एक ट्री टूटता है और 30 डिग्री एंगल बनाता है और ग्राउंड से 8 मीटर हाइट है, तो इसका हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। इसको आप कैसे फाइंड करिएगा, आप देखिए कैसे फाइंड करिएगा इसको। सुना रहे ना, ओके लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। देर इज अ फ्लैग स्टेप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप गौर करते रहिएगा कि एक फ्लैग स्टेप है जो कि जिसका ऑन ए टावर पे एक फ्लैग स्टेप लगा हुआ है जिसका हाइट 20 मीटर है, ठीक। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग आर इतना इतना। देखिए एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर एक तिरंगा लगा हुआ है, ठीक। तो हम लोग जब देखेंगे तो इस बिल्डिंग का कितना हाइट है देखेंगे, और इस फ्लैग स्टैंड का कितना हाइट है वो भी देखेंगे। तो ये बता रहा है कि जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ द फ्लैग आर 45 एंड 60। जो फ्लैग है ये वाला, इसका फुट का और इसका हाइट, इसका इसका टॉप का इसका दे रखा है हमको 45 और 60। तो पूछता है हमको हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप बताइए कितना होगा। इसमें वो क्या करना है, चलिए देखते हैं। देखिए आपको पहले तो आपको ये बेस निकाल लेना है ताकि आपको आगे काम बन सके। पहले आप क्या करिए, tan45 निकालिए। tan45 निकालना क्यों ज़रूरी है, देखिए आपको ये P दिया हुआ है और tan45 दिया हुआ है, ठीक, ये वाला। तो आप सोचिए, तो आपको B निकल जाएगा। B कितना हो जाएगा, tan45 1 होता है तो बी भी 20 हो जाएगा। नहीं समझे ना, देखिए समझिए, tan45 होता है आपको P बाई बी, tan45 1 होता है और P दिया है आपको 20, तो B निकल जाएगा। B कितना हो गया, B भी 20 हो गया। जो हम लोग जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से इस टावर का हाइट है 20 मीटर, ठीक। अब देखिए आपको ये 20 पता है और आपको ये एंगल 60 पता है, तो आपको ये टोटल हाइट निकल जाएगा, ये वाला हाइट, ये वाला कितना होगा सो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan60 बराबर P नहीं पता बाई बेस कितना 20। tan60 कितना होता है √3, हमारा जो P आया कितना आया 20√3। अब टोटल लगा 20√3, इसमें कि 20 तो टावर था, हमको सिर्फ पूछ रहा है फ्लैग का, तो 20√3 टोटल आ गया, इसमें कि टावर का 20 है, तो बाकी कितना बच गया 20√3 माइनस 20। यही हमारा क्या है, जो फ्लैग है उसका हाइट है। समझ में आया कि नहीं आएगा। बोला गया कि एक फ्लैग स्टैंप है जिसका एक फ्लैग है, ठीक है, उसका जर से दे दिया है, उसका टॉप से दे दिया है। तो जर के कारण हमको ये मिल जाएगा, ये वाला हाइट मिल जाएगा, और जो टॉप है
उस टॉप के कारण हमको टोटल हाइट मिल जाएगा। अब इस ब्लू वाला में से रेड वाला घटा देंगे तो हमको ये येलो वाला हाइट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, वही बात बता रहे हैं हम। ठीक है, समझ में आया? देखिए यहाँ पे घटा दिए तो क्या हो जाएगा 20√3 -20, यानी कि √3 - 1, और √3 कितना होता है, √3 आपको होता है हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। हो गया आपको, समझ में आया कि नहीं? आगे चले, देख लिए, हो गया, चले आगे ना, कोई दिक्कत? देख लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आंसर में कुछ गड़बड़ है, 14.64 कैसे आ गया, चलिए सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। अरे आप 20√3 में से 20 घटाइएगा, √3 का वैल्यू होता है आपको 1.732, तो 20 इंटू 1.732 कितना हो गया आपका, हो जाएगा 34.64, और उसमें से आप 20 घटाएगा तो आपको मिल जाएगा 14.64 मीटर। इतना इसमें सोचने का क्या बात है। आप √3 और √2 का वैल्यू याद रखिएगा, 1.42 और 1.732, इसका याद रखिएगा वैल्यू, आगे काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका एनसीईआरटी का है, कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, सी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 meter and inclined at angle 30 degree to the ground, whereas for the elder children she want to have a step slide at the height of 3 meter and angle of inclined 60 degree. What should be the length of the slide of each case? कहने का मतलब क्या है, एक बच्चा वाला है जो कि उसको बोलता है कि आप 60 डिग्री के एलिवेशन पर और मात्र 1.5 मीटर की हाइट पर एक झूला झूलाइए, झूला को निर्माण कीजिए। और जो एडल्ट है उसके लिए क्या बोलता है कि 3 मीटर की हाइट पर और 60 डिग्री के एलिवेशन पे आप रखें, ठीक। और इसको 30 डिग्री बोलते हैं, सॉरी, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे एक झूला बना दें ताकि स्लाइड कर सके आदमी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, लेट्स गो। देखिए कैसे होता है इसमें, कि हो गया आपको 60 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें कैसे होगा इसको देखते हैं। चलिए पहला केस देखते हैं। पहले आपको ये लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, आपको ये पूछ रहा है कि स्लाइड का लेंथ कितना होगा, स्लाइडर का लेंथ कितना होगा। तो आपको पी दिया है और एच पूछ रहा है, तो क्या लगाइएगा आप, साइन थीटा। क्या लगेगा, साइन 30 इक्वल टू पी कितना है 1.5 और एच नहीं पता। साइन 30 होता कितना है 1/2 और कितना है 1.5/h। यहाँ से एच कितना मिल गया 1.5 इंटू 2 कितना, यानी 1.5 × 2 = 3, यानी ए सी का हाइट कितना मिल गया 3 मीटर। यानी जो बच्चा वाला होगा उसका जो स्लाइडर होगा उसका हाइट क्या होगा 3 मीटर होगा। और जो एडल्ट होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 60 इक्वल टू पी यानी 3 और एच नहीं पता। साइन 60 होता है आपको √3/2, यहाँ से हो जाएगा 3/h और एच कितना हो जाएगा 6/√3 यानी कि 2√3। क्या हो जाएगा 2√3। समझ में आया, देख लीजिए एक बार। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, मैं नहीं बनाने जा रहा। 30 मीटर ये दे रखा है, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, आपको हाइट पूछ रहा है, यानी कि बी दिया और पी पूछ रहा है, तो tan थीटा लगाइए, आंसर निकालिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, if a kite at a height of 60 meter above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. If the length, find the length of a string assuming that no string is lagged. आपको P दिया है 60, एलिवेशन दिया है 60, कि आपको हाइट नहीं निकल जाएगा साइन थीटा से। समझ रहे हैं क्यों बनाऊँ इसको मैं, आप बनाइएगा, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. इस क्वेश्चन में बनाऊंगा बिकॉज ये आपके लिए अनोखा क्वेश्चन है। इसको समझिए, क्या बोलता है कि एक 1.5 मीटर हाइट का बच्चा, ठीक है, 1.5 मीटर हाइट का बच्चा क्या करता है, एक टावर को देख रहा होता है जो कि उसे 30 मीटर की दूरी पे है। क्या चाहिए, सॉरी, a 1.5 tall boy standing at some distance from a 30-meter tall building। एक 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, इसको बना लेते हैं 30 मीटर, ठीक है। और क्या हो रहा है
कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी 30, यहाँ पे 30 था, जब कुछ और आगे गया तो यहाँ पे होगा 60 हो गया यहाँ पे उसका। समझ रहा है, वही पूछ रहा है। देन वो कितना डिस्टेंस चल गया इसके बारे में आपको बताना है, यानी कि यहाँ से कितना डिस्टेंस वो आगे चला गया इसके बारे में बताना है। एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। जब देखिए आप किसी बिल्डिंग से दूर हैं तो आपका एलिवेशन 60 है, और थोड़ा आगे नज़दीक है तो आपका एलिवेशन 30 से 60 हो गया। तो आपका हाइट पूछ रहा है, जब आपका खुद का हाइट 1.5 मीटर है और ये टोटल 30 मीटर है। एक बात बताइए, टोटल बिल्डिंग 30 है और आपका 1.5 मीटर है, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 28.5 मीटर। यानी आपके आँख से इस बिल्डिंग का टोटल हाइट 28.5 मीटर ही होगा। अब सॉरी 25 मीटर, 28.5 में से आप 30 डिग्री लेकर के ये एंगल निकाल लीजिए। यानी कि जब आप 30 डिग्री लीजिएगा तो आपका ये पी है और tan 30 तो आपको ये वाला बेस मिल जाएगा। ठीक, उसी तरह जब 60 लीजिएगा तो आपका ये भी पी है और आपको ये वाला मिल जाएगा। जब टोटल में से इसको घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा ना कितना आइटम लोग चले। नहीं समझ में आया सर, मैं समझाता हूँ फिर से, समझिए। यहाँ पे देखिए इस फिगर के साथ समझाते हैं, आपको समझ में आएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैं समझा पाऊँगा एंड आई विल एबल टू मेक यू क्लियर। देखिए आपका 1.5 मीटर खुद का हाइट था, बिल्डिंग 30 मीटर का था, आपके हाइट के कारण इसका हाइट हो गया टोटल बच गया आप 28.5 मीटर हो गया। इस 30 डिग्री से जब बनाएंगे हम लोग तो आपके लिए 28.5 क्या है, परपेंडिकुलर था, और tan 30 निकाल देंगे तो हमको ये टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, जेड जिसको मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस। और जब हम लोग इस एंगल से निकालेंगे tan थीटा तो क्या हो जाएगा, 28.5 क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको ये y मिल जाएगा। और जब हम लोग जेड में से y घटा देंगे तो जो डिस्टेंस x था वो मिल जाएगा हम लोग को। बात समझ में आया कितना आगे चला था आदमी? नहीं समझ आया तो फिर चलिए देखिए, बोलते हैं हम लोग tan 30 निकालते हैं। पहले tan 30 क्या होता है, P/B, यानी P कितना है 28.5 दिया है और B नहीं पता हम लोग को, और tan 30 पता है कितना होता है यार, बता दीजिए। अब नहीं बताइए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 1/√3 इजिकल टू 28.5 इंटू बी। यहाँ से बी कितना आ जाएगा 28.5√3 आ गया। बी कितना आ गया 28.5√3। देखिए यानी कि इस tan 30 के लिए टोटल कितना आ गया बेस, टोटल बेस आ गया 28.5√3 टोटल बेस आ गया। और जब हम लोग इस ओनली जब हम लोग 60 के एलिवेशन के लिए निकालेंगे तो हमको सिर्फ इतना मिलेगा, इतना वाला, तो हमको पता चल जाएगा ना। जब टोटल पता है हमको और इतना यहाँ से मिल जाएगा तो हम लोग कितना डिस्टेंस आगे बढ़े थे ये नहीं पता चल जाएगा, टोटल में से इसको घटा देंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं tan 60 का। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगा 28.5 बाई एक्स इजिकल टू √3। तो एक्स कितना मिल जाएगा आपको 28.5 बाई √3। ठीक है, जब हम लोग 28.5 में से 28.5 बाई √3 घटा देंगे तो हमको टोटल जो मिल जाएगा वो होगा आपका x। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे। देखिए यहाँ पे 28.5√3 में से भाग कर देंगे किसको, 1/√3 को, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 19√3। जब आप सिंप्लीफाई करिएगा, एक गौर से देखिए, आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिएगा, आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए ना, टोटल बेस आपको मिला था 28.3 और सिर्फ tan 60 वाला मिला आपको 28.5 बाई √3। जब हम लोग इसको घटा देंगे इससे तो हमें मिल जाएगा x डिस्टेंस जो कि होगा 19√3 और 19 इंटू 1.732, जिससे आपको मिल जाएगा टोटल इसका जितना भी कितना वो आगे डिस्टेंस चला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को भी जैसे एग्जाम्पल अभी किए हैं उस तरह से ही करना है। जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 किए थे ना उस तरह से ही आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा, उसको आप करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसमें देखिए क्या बोलता है, ए स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। देखिए पेडेस्टल क्या होता है, जिसपे जैसे मान लीजिए कोई आपको बड़ा हेवी मशीन रखना है, और हेवी मशीन को रखने के लिए क्या होता है, एक हम लोग नींव बनाते हैं सीमेंट का, जैसे कि मशीन नीचे ना धंसे ज़मीन में, इसको बोलते हैं पेडेस्टल। यानी कि इसको आप गांव में चबूतरा ही बोलते हैं इसको, समझ रहे हैं ना, कि एक पेड़ होता था, याद करिए गांव के गांव में, याद करिए समझिए, एक पेड़ है और चारों तरफ इसके बैठने के लिए बनाया होता है, लोग बैठते हैं यहाँ पे, पंचायती करते हैं यहाँ पे, ऐसे बैठा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पेडेस्टल। क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री एंड द एट द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। देखिए मान लेते हैं पेडेस्टल पे एक बिल्डिंग है, ठीक, तो क्या बोल रहा है, इस किसी एक पॉइंट से उस बिल्डिंग का जो हाइट है वो 60 के एलिवेशन पर है, और उसी उसी जगह से
जो पेडेस्टल का हाइट है यानी कि बिल्डिंग का लास्ट कॉर्नर वो कितना है 45 डिग्री है, तो आपको पता करना है कि पेडेस्टल का हाइट कितना है। तो इसमें मैं फिर से क्या बताऊँ, आप सोचिए, आपको समझाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। इस 1060 से सॉरी क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ, इस 1060 से हम लोग पहले ये वाला हाइट निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे, फिर 1045 से ये हाइट और बेस का रिलेशन निकाल लेंगे। जब हमको हाइट मिलेगा तो वही तो चाहिए ना, समझ रहे, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग 1060 निकालेंगे जैसे आपको बता रखे थे। 1060 कितना हो जाएगा, एच प्लस √16/x इंटू √3। 1060 कितना होता है, √3 होता है, और होता है पी कितना आपको दिया हुआ है, एच प्लस 1.6, और बेस कितना है, एक्स है, तो आप यहाँ से क्या मिल जाएगा, एच क्या मिल जाएगा, एच इजकल टू √3x माइनस 1.6। ठीक, एच यहाँ से मिल गया। जब एच मिल गया आपको, एच मिल गया है और बेस पता है एक्स, तो अब 1045 क्या होता है, 1 होता है, तो एच इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी कि P बाई बी इज इक्वल टू 1030 यानी 1, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एच को एक्स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/6, √3 माइनस 1.6 इजकल टू एक्स, तो यानी √3 एक्स प्लस √3x माइनस एक्स इजकल टू 1.6, और यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 इजकल टू 1.6, और एक्स इजकल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। ऐसा कुछ करके आपको आंसर आएगा, जो कि काफ़ी पेचीदा है। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके बना कर देखिएगा और समझ में आ जाएगा। देखिए जब 1060 लेंगे तो आपको ये ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, 1045 लेंगे तो आपको एक्स बराबर एच मिल जाएगा, तो आप एच को क्या करिए, एक्स लिख दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस एक्स, और 1.6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.6, तो यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इजकल टू 1.6, और √3 कितना होता है 1.7 होता है, उसमें से एक घट कर क्या बचेगा, एक्स इजकल टू 1.6 बाई 0.7, और कुछ करके आपको 2 पॉइंट समथिंग इसका कुछ करके आंसर आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको बना कर नहीं दिया है, आपको बस सिंप्लीफाई करके छोड़ देना है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और पीडीएफ के लिए भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग from the foot of tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. Find the tower is 50, then if the tower is 50 meter height, find the height of building. क्या यार, एक ही क्वेश्चन को कितना बार बनवाएंगे हम लोग। देखिए क्या बोलता है, तो क्वेश्चन समझिए कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए एक बिल्डिंग है और एक टावर है, किसी टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से क्या होता है 30 डिग्री बनता है, और वही टावर से बिल्डिंग का कितना बनता है 60 बनता है। तो फाइंड करना है, अगर टावर 50 है तो फाइंड करना है कि बिल्डिंग कितना है। 1060 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको बेस मिल जाएगा। समझिए इस क्वेश्चन को समझने, ज़्यादा मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं। समझिए यहाँ से आपको 50 पता है, क्या पता है 50, आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको यहाँ से बेस मिल जाएगा 1060 से। जब बेस मिल जाएगा तो इस ट्रेंगल के लिए तो वही बेस है, यानी 1030 के लिए भी तो वही बेस है ना जो 3060 के लिए है। तो अगर बेस पता होगा तो क्या आप हाइट नहीं निकाल लीजिएगा, 1030 से 1030 आपको 1/√3 हो गया, बेस पता होगा तो हाइट नहीं निकाल लीजिएगा क्या यार आप भी, लेकिन समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए बता ही देते हैं, क्या आप बोलिएगा फिर नहीं बताते हैं, बड़ा तेज बनते हैं अपने आप को। देखिए 1/√3 इजकल टू एच बाई एक्स, तो एच कितना हो जाएगा, x/√3 हो जाएगा। 1030 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इजकल टू एच बाई एक्स, तो एच इजकल टू x/√3। ठीक, अब बात करते हैं 1060 का। देखिए 1060 कितना हो जाएगा, 1060 होता है आपका √3। ठीक है, एक मिनट, लेट मी टेक अ पेन, ओके, इट इज़ नॉट वर्किंग राइट, सो ओके वी विल सी लेटर। देखिए तो क्या हो जाएगा, 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3 एक मिनट, कुछ इशू आई है मे बी, ओके। देखिए 1060 क्या होता है, 1060 √3 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी 50 बटा में एक्स। 1060 होता है √3 इजिकल टू 50 बटा में एक्स, यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा 50 बटा में √3, और जहाँ पर डालिएगा एक्स बोले 50 बटा √3, तो आपको एच कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, जो कि 50/3 का लिख सकते हैं हम लोग 16/2√3, वही लिखा हुआ है आंसर, देख लीजिए, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी मैं नहीं बताने जा रहा, आप खुद ट्राई करिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मे बी आई थिंक सो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आया भी हुआ है। इसको बना के देखिए, नहीं आएगा तो फिर समझाएंगे, एक बार समझा के देखते हैं। देखिए बोलता है कि 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। 2 पोल इक्वल हाइट का है, पहला बात तो यही कन्फर्म है कि एक जो हाइट इसका है वही हाइट इसका है, और अपोजिट टू ईच अदर, एंड द रोड विच इज 80 मीटर वाइड,
और यहाँ जो इसका दोनों का डिस्टेंस है कितना है 80 है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड एंगल ऑफ एलिवेशन, किसी पॉइंट से किसी बिल्डिंग का एलिवेशन आपको दिया है, ये 60 दिया है और ये दिया है 30, तो आप समझ ही रहे होंगे कि इससे दूर होंगे तभी 60 होगा। सॉरी इसके एक मिनट, सॉरी, लेट मी मेक अनदर वन। ठीक है, और इसके नज़दीक होंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 60 होगा, और इससे थोड़ा दूर होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, जब हाइट सेम है तो। एच है, ये भी एच है, तो आपको ये हाइट 80 दिया है, तो अब मान लेंगे किसी एक को एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मान लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 80 माइनस एक्स। एक बार हाइट निकाल के क्या कर लीजिए, इसका tan 60 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा h बाई एक्स, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा tan 60 कितना होता है √3 इजिकल टू h बाई एक्स, तो x इजिकल टू h बाई √3 और h इजिकल टू x √3 हो गया यहाँ से। फिर एक बार tan 30 निकाल लीजिए, तो tan 30 क्या हो जाएगा p, यानी कि h, और b कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो tan 30 कितना होता है 1 बाई √3, तो आपको वहाँ से h कितना मिल जाएगा, देखिए एक बार tan 60 निकालिए तो क्या हो जाएगा h बाई एक्स, तो यहाँ से h कितना मिल जाएगा उसको x √3, बिकॉज tan 60 कितना होता है √3 होता है। एक बार आप tan 30 निकालिए तो क्या हो जाएगा h बाई 80 माइनस एक्स, क्या क्या बचा कितना 80 माइनस एक्स बचा, इजिकल टू tan 30 कितना होता है 1 बाई √3, तो कुछ h हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाई √3 हो जाएगा। और आप यहाँ पे क्या करिए h का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे कितना x √3, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाई √3, जब मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा ये 3x इजिकल टू 80 माइनस एक्स, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x इजिकल टू 80, यहाँ से x मिल जाएगा आपको 20, क्या मिल जाएगा x 20 मिल जाएगा, यानी कि आपको हाइट जो होता है बिल्डिंग का वो कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। जब एक 20 मीटर हो जाएगा तो दूसरा पोल का हाइट कितना हो जाएगा, यानी ये 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब ये 20 60 आपको मिल गया तो आप 30 निकाल के ये भी निकाल सकते हैं, और ये 20 से आप ये भी निकाल सकते हैं। बेस मिलेगा ना, एक्स मिलेगा 20, अरे बताया था आपको, ये इसको एक्स मानिए और इसको मानिए 80 माइनस एक्स, तो आपको ये 20 मिला और ये कितना मिला 60 मिला। अब तो आप हाइट निकाल लीजिएगा, अरे बाप रे बाप, ये आपको 60 दे रखा है, ये आपको एंगल 30 दे रखा है, कि आप ये नहीं निकाल लीजिएगा आप एच, और जो यही एच होगा वही एच इसका भी होगा, 60 वाला का भी वही एच होगा, बस खाली इसका बेस 20 होगा, समझ रहे हैं ना। बस नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा कि द ब्रिज ऑन द रिवर मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द एज, जो ब्रिज है रिवर का वो क्या बताता है एज पर 45 डिग्री एंगल बनाता है। कि द लेंथ अलॉन्ग द ब्रिज फ्रॉम द वन एज ऑफ अदर इज 150, देन विच फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, क्या बोलता है कि द लेंथ अलॉन्ग द ब्रिज, जो लेंथ है ब्रिज के अलॉन्ग इज 150, यानी कि जो ये ए बी है 150 है और जो एंगल है 45 है, तो आपको ये एक्स बताना है। तब तो क्वेश्चन बस दम नहीं रहा इसमें, बस समझाना बाकी था, समझने के लिए क्वेश्चन दिया गया था और कुछ नहीं था इसमें। साइन 45 निकाल लेंगे तो क्या होता है पी बाई एच होता है, साइन 45 1 होता है, तो एच एक्स कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, बात खत्म। सो इट्स टाइम फॉर होमवर्क, आपने 5-7 क्वेश्चन कर लिए एनसीईआरटी का, अब ये 3-4 क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बने तो घबराने की बात नहीं है, अगले लेक्चर में मैं इसको बताऊंगा, समझाऊंगा भी। जब इसमें जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे डिप्रेशन का, तो अभी तक डिप्रेशन तो आपको पढ़ाया नहीं है, डिप्रेशन कल पढ़ाएंगे, तो उस समय से उस तरह से आपको वहाँ पे समझा दिया जाएगा। सो फॉर PDF यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर पांडे क्लासेस ग्रुप विच इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग्स योर फ्रेंड्स ऑल्सो, and if you enjoy the session hit the like button and share among your friends. So it's time to say bye bye. Thank you so much guys, thank you so much.